तुम अपने बाप और दादा जैसी कोड़ मगज हो। नहीं तो हमारे खानदान में कोई आज तक इतना निकम्मा और नालायक ना था और ना है। कहे तो वो बिल्कुल ठीक ही रही थी, क्योंकि उनके वालिद नसीरुद्दीन अहमद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे। उनकी बड़ी बेटी नाहिद डॉक्टरी की तालीम हासिल कर चुकी थी। वहां नैरोबी में स्पेशलाइजेशन के बाद अपना छोटा सा क्लिनिक भी बना चुकी थी। वलीद अहमद हार्ट सर्जन थे तो उसकी अपनी माँ राहत गवर्नमेंट टीचर कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर थी, और हैदर अहमद इंजीनियर थे, एक अच्छी कंपनी में बेहतरीन पोस्ट पर थे। अगली नस्ल में माया मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी थी, और दुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का शौक रखते हुए आईसीएस पढ़ रही थी। आहिल इतनी सी उम्र में ही अपनी जहानत के झंडे गाड़ चुका था। अर्दल और रिदा भी पढ़ाई में अच्छे खासे थे, और इन सब में वो पढ़ाई में अगर नॉर्मल भी होती तो बहुत ज्यादा नालायक समझी जाती थी। उसे हिसाब जैसे मजमून से बचपन से ही नफरत थी। जितनी भी कोशिश करती थी कभी समझ नहीं आता था। दूसरी तरफ वलीद का मैथ्स बहुत अच्छा था। वो यूं ही खौफ से कांपते दिल के साथ जब राहत के कमरे में आई तो वो पहले से वहां मौजूद था। टांग पर टांग जमाए, पेशानी पर शिकन डाले, वो राहत को सब कुछ बता चुका था। और अब उसके कमरे में दाखिल होने पर चुप हुआ, और चेहरे पर बला की संजीदगी और मासूमियत तारी करता हुआ सोफे की पुछ से कमर टकाता पीछे हो बैठा, जैसे अब पुरसुकून अंदाज में उसकी इज्जत का जनाजा उठते हुए देखना चाहता हो। वो मरियल कदम उठाती राहत के पास जाकर बेड के किनारे पर टिक गई। राहत सर थामे परेशान हाल बैठी थी। जाहिर सी बात थी उसने एक की 10 लगाकर बताई होंगी। वो ऐसा ही था। राहत भी कुछ देर पहले ही कॉलेज से आई थी। थकी हारी को आते ही मिराह के बारे में यह खबर सुनने को मिल गई थी, तो वो सर ना पकड़ती तो और क्या करती। चंद सेकंड के बाद उन्होंने चेहरा ऊपर उठाया और घूर कर उसकी तरफ देखा, जो सर झुकाए बेड के किनारे पर लगी बैठी बेडशीट के डिजाइन पर उंगलियां फेर रही थी। ये आहिल क्या बता रहा है मुझे? क्या नौबत यहां तक आ गई है कि प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाकर तुम्हें पढ़ाने के लिए कह रही हैं? राहत दांत पीसते हुए गुस्से से पूछ रही थी, और वो थी कि सर को मजीद झुका चुकी थी। शहर के सबसे टॉप क्लास एकेडमी में जाती हो, फिर ऐसा हाल क्यों है? मुझे बताओ, तुम आखिर चाहती क्या हो? मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल क्यों बना रही हो? मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, और अब भी सिर्फ तुम्हारे आसरे हूं। लेकिन लगता है तुम्हें अपनी माँ की तकलीफों का कोई एहसास नहीं है। मिरहा के दिल में घुटन बढ़ने लगी थी। अंदर उठने वाले धुएं की तपिश अब मिर्चों की तरह आंखें जलाने लगी थी। वो बेडशीट को मुट्ठी में भींच कर बैठी थी। आहिल जो सामने ही बैठा ये सब देख रहा था सीधा हुआ, राहत की बातों में मुखल हुआ। फूफो प्लीज, इतनी परेशान ना हो। मैं कोशिश करता हूँ इसका ये मसला हल हो जाए। मैं शाम को एकेडमी के बाद इसे 1 घंटा पढ़ा सकता हूँ। राहत ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पहले भी इतनी मुश्किल है, और फिर ये जब इतनी अच्छी एकेडमी में नहीं पढ़ सकती तो तुम्हारी मेहनत का क्या सिला देगी? नहीं फूफो, बाजुकात ऐसा होता है कि हम मैथ्स के किसी टीचर के बजाय किसी स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा समझ लेते हैं, क्योंकि टीचर अपने लेवल पर रहकर पढ़ाता है और स्टूडेंट हमारे लेवल पर जाकर पढ़ाता है। वो निहायत समझदारी से कह रहा था। लफ्जों का जाल बिछाना तो उसका हुनर था। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तकरीरी मुकाबले जीत चुका था, और अपनी तकरीर लिखता भी खुद था। अब भी वो एक ही जुमले में राहत को कायल कर चुका था। थैंक यू सो मच बेटा। मुझे इससे अब भी कोई तवक्को नहीं है, लेकिन तुम पर बहुत यकीन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह मायूस नहीं करेगी। राहत ने बात के इख्तिताम पर उसकी तरफ देखा, जो हनूज वैसे ही बैठी थी। उन्हें उस पर गुस्सा आता था। वो इतनी दबो, नालायक और डरपोक क्यों थी? काश कि अल्लाह उसके मामले में तो उसे सुकून देता। काश कि इतनी परेशानियों में एक वो ही उसकी राहत बन जाती। ओके फूफो, फिर मैं आज शाम से ही इसे पढ़ाना शुरू करता हूँ। लेकिन आपने अब परेशान नहीं होना। वो बिल्कुल बड़ों की तरह बात करता हुआ उठ खड़ा हुआ। राहत ने उसे तशक्कुर अमेज नजरों से देखा। वो लबों को भींच कर अपनायत से मुस्कुराया, और फिर पैंट की जेबों में हाथ डाले कमरे से बाहर निकल गया। वो वाकई राहत पुप्पो की हालत से दिलगीर और दिल बर्दाश्त हुआ था। आज उसे मिरहा पर बिल्कुल रहम नहीं आया था, बल्कि शदीद गुस्सा आया था। कोई इतना भी अजीब कैसे हो सकता है? नकम्मी, नालायक कहीं की। वो दिल ही दिल में उसके निकम्मेपन को कोसता अपने कमरे की तरफ चल दिया था। और उधर कमरे में अब राहत मिरहा के सामने रो रही थी। मम्मा प्लीज, अब रोएं तो मत। मिरहा ने रूहान सी सूरत बनाई, माँ के हाथ पर हाथ रखा, जो उन्होंने गुस्से से झटक दिया।
मैं नहीं हूं तुम्हारी मम्मा, हाथ मत लगाओ मुझे। मिरहा ने सहम को रोनी सूरत बनाई उनकी तरफ देखा। चश्मा ढलक कर नाक की वस्त में आ गया था। वो बच्चों की तरह होंठ निकाले बैठी थी और राहत सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से उसको झाड़ रही थी। इतना समझाती हूँ तुम्हें कि अच्छा पढ़ लिख जाओगी तो जिंदगी का मुकाबला कर सकोगी। मुझे देखो, क्या कमी थी मुझ में, फिर भी तुम्हारे बाप ने इज्जत नहीं दी। लेकिन आज पढ़ी लिखी ना होती तो भाइयों पर बोझ होती, और शायद वो फिर मेरी दूसरी शादी कर देते और तुम मुझसे जुदा हो जाती। मेरा का दिल बोझल हुआ तो वो माँ की नाराजगी की परवाह किए बिना बाहें फैलाए उनके गले में झूल गई और सिसकने लगी। राहत अपनी नाराजगी और रोना भूलकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अभी भी वक्त है मेरी जान, अभी तुम छोटी क्लास में हो, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। और लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आहिल बहुत ज़हीन बच्चा है, मुझे यकीन है वो अकेडमी से ज्यादा अच्छा तुम्हें पढ़ाएगा। तुम भी पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो दो। ये लिखना, ड्राइंग करना, ये सब छोड़ दो। वो आंखें पूछती हुई पीछे हुई और झुके सर को जोर जोर से इस्पात में हिलाया। वो अब अपने गोद में धरे हाथों को वापस में मड़ोड़ रही थी। मेरा, मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहती हूँ मेरी गुड़िया। तुम मेरी कुल कायनात हो, मेरा वाहिद असासा हो। मैं तुम्हें जिंदगी में कामयाब और पुरएतमाद देखना चाहती हूँ। वो बस माँ की बातों पर सर हिलाती रही और वो हमेशा की तरह धीरे धीरे बोलती, उसे पता नहीं क्या कुछ समझा रही थी। वो उनको सुनती रही और फिर उनके घुटने पर सर रखे वहीं सो गई। शाम की सुनहरी किरणें नारंगी रंग का लबादा ओढ़ चुकी थीं। उल्फत मंजिल की खूबसूरत इमारत निखरी निखरी लग रही थी। उल्फत मंजिल का ये कमरा जदीद तर्ज का और निहायत खूबसूरत था। कमरे के दो मुखालिफ दीवारों पर हल्के गुलाबी रंग का पेंट था और बाकी दो पर क्रीम रंग का। गुलाबी दीवारों पर दिलकश पेंटिंग्स कुछ कुछ फासले पर टंगी थी। कमरे में दो दरमियाने साइज के पलंग थे। हर पलंग के साथ एक इतराफी मेज भी था। कमरे में दो स्टडी मेज और एक सिंगार मेज था। ये मिराह का और दुआ का मुश्तरका कमरा था। पहले इसी कमरे में माया भी रहती थी, लेकिन एक साल पहले उसे अलग कमरा मिल चुका था। इस वक्त मिराह सिंगार मेज के सामने खड़ी थी। सफेद कैपरी के ऊपर ऊंची सी कासनी रंग के पीले और गुलाबी फूलों वाली कमीज जेब तन किए वो अपने बालों में कंघी कर रही थी। वो बहुत ज्यादा दुबली थी, इसीलिए ढीले कमीज पहनती थी। कंधों से बामुश्किल नीचे आते बालों को पोनी में कैद करती वो बार बार जोर से हाथ गिराए मुंह बसो रही थी। आहिल ने अर्दल के जरिए पैगाम भेजा था कि वो नीचे चमन में उसका इंतजार कर रहा है। रियाजी की किताब और कॉपी लेकर जल्दी नीचे आ जाए। पलंग पर बैठी दुआ जो बेज़ाहिर अपना पढ़ रही थी, मगर कितनी ही बार किन अखियों से उसे देख चुकी थी। मेरा अब कंधे गिराए शीशे में अपना अक्स देख रही थी जब अक्स से दुआ की आवाज सुनाई दी। अगर वो उल्लू जरा सी भी शरारत या छेड़खानी करेगा तो मैं उसे खूब डांटूंगी। अब रिलैक्स होकर जाओ। वो हाथ में पकड़ी कलम को हवा में झुलाते हुए कह रही थी। लबों पर अपनायत भरी मुस्कान थी। मिरा ने भवें उचकाई उसके अक्स को शीशे में देखा। दुआ जानती थी कि वो आहिल की शरारतों और छेड़खानी से कितना घबराती थी, इसीलिए उसको तसल्ली दे रही थी। वो दुआ से कुछ नहीं छुपाती थी, इसीलिए शाम को उठकर उसने सबसे पहले उसे सब कुछ बताया था। और दुआ ने हमेशा की तरह उसकी हौसला अफजाई ही की थी। एक वो था जो उसे हमेशा ओए चश्माटू कहकर पुकारता था, अक्सर उसके सहमेपन का मजाक उड़ाना, और अब तो खैर से एक और बात हाथ लग गई थी। मिरहा ने जोर से आंखें मीच लीं। दफातन कानों में एक फिक्रा गुंजा। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से खतरा नहीं टल जाता मिस चश्माटू। उसने फौरन आंखें खोल दी। उसे लग रहा था ये अब तक की उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था, लेकिन आहिल की जहर आलूदा जुमले ने उसकी मदद की थी। वाकई यूं आंखें मीच लेने से कुछ नहीं बदलना था। वो यूं ही मुंह बसोरे पलटी, दुआ की मुस्कुराहट का एक फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अपनी स्टडी मेज पर रखी किताबें उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे से लाउंज और फिर लाउंज से चमन तक के रास्ते में उसे सब अपनी तरफ घूरते और दिल ही दिल में हंसते हुए महसूस हो रहे थे, मगर वो जबत और हिम्मत का दामन थामे चलती रही और आखिरकार चमन में पहुंच गई, जहां वो अर्दल के साथ बैडमिंटन खेलने में मसरूफ था। सफेद रंग की टी शर्ट के नीचे स्याह ट्राउजर जेब तन किए बिखरे से बालों और अथल पथल होती सांसों समेत वो बार बार कह के लगाता हुआ खेल रहा था। मिरहा सीने पर किताब और कॉपी रखे हाथ बांधे मस्कीन शक्ल के साथ उसकी तरफ देख रही थी, जो उसे देखकर भी अनदेखा करता फिर से खेलने में मगन हो गया था। वो तो अर्दल ने उसे देखा तो खेलना रोककर मीरा की तरफ इशारा किया। लो भाई, तुम्हारी स्टूडेंट आ गई है, अब कल खेलेंगे।
हार रहे हो तो भाग रहे हो। स्टूडेंट मेरे दिए गए वक्त से लेट आई है, इसलिए इतनी सजा तो बनती है कि कुछ देर खड़ी होकर मेरा खेल देखे। उसने बड़ी अदा से शर्ट का गला पीछे को गिराते हुए कहा। चेहरे पर अजीब तरह का करोफर और एतमाद था, जो मिरहा को तकब्बुर और उसका तमस्खर उड़ाने वाला लग रहा था। दिल चाह रहा था यही किताबें ले जाकर उसके सर पर दे मारे और पैर पटकती हुए अपने कमरे में वापस चली जाए, लेकिन वो ऐसा सिर्फ ख्वाहिश कर सकती थी, अमल करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकती थी। अब्दुल हंसते हुए आहिल की बातों का जवाब दे रहा था। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। कल यहीं से खेल शुरू करेंगे। अब जाओ, उसे पढ़ा दो, नहीं तो कल फिर तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाएगा। मेरा के गले में कांटे चुभ गए। मतलब वो अर्दल को सब बता चुका था। अर्दल खेल का सामान समेटने लगा था और वो शर्ट का गला दुरुस्त करता हुआ मिरहा की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे उन दोनों के बीच फासला खत्म हो रहा था, वैसे वैसे मिरहा की रही सही हिम्मत भी जवाब दे रही थी। दिल यहां से भाग जाने को चाह रहा था। वो अब बिल्कुल पास और सामने आ खड़ा हुआ। ओए चश्माटू, कल से पूरे 4:30 यहाँ होगी तो पढ़ाऊंगा, वरना नहीं। वो इंगिश दिखाता हुक्माना लहजे में खबरदार कर रहा था। मीरा कोई भी जवाब दिए बिना सर झुकाए वहीं पास रखी लोहे की कुर्सी को पीछे खींचते हुए बैठ गई। आहिल ने बगौर उसको देखा। कैसी लड़की थी, शर्मिंदा होने के बजाय धौंस जमा रही थी। खैर, मैं तो ये सब फुप्पो के लिए कर रहा हूँ। उसने सर को झटकते हुए कंधे झुकाए और कुर्सी को घसीट कर उसके सामने बैठ गया। चलो किताब खोलो, कि मेरे पास बैठने से बंद किताब के अल्फाज उड़ते हुए दिमाग में घुस जाएंगे। मिरहा ने गुस्से से आंखें ऊपर उठाए उसकी तरफ देखा। वो कितना बददिमाग, मगरूर और बदतमीज था। ज़हीन था तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि जैसे दिल चाहे किसी की भी बेइज्जती की जाए। गुस्से से फड़फड़ाते दिमाग के साथ सोचती वो दिल महसूस कर रह गई। आहिस्तगी से मेज पर रखी किताब अपनी तरफ खिसकाई और खोली। वो कुर्सी घसीटता संजीदगी से किताब पर झुक गया। पहला सबक सेट्स का था। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इन सब में कौन सा ऑपरेशन सबसे मुश्किल मुश्किल लगता है? मैंने तुम्हारे जो टेस्ट देखे थे उनमें डिफरेंस ऑफ सेट के तमाम सवाल गलत किए हुए थे। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछ रहा था। कुछ देर पहले वाला मगरूरपन और इस्तेहाजिया लहजे की रमक नहीं थी। मिरहा ने बामुश्किल गला साफ करते हुए हलक से आवाज बरामद की। डिफरेंस ऑफ सेट की समझ नहीं आती मुझे। उसकी आवाज कहीं दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। आहिल ने गौर उसके चेहरे को देखा और फिर नागवारी और अचानक उमड़ आने वाले गुस्से को बामुश्किल जब्त करते हुए पास रखी कलम उठाई। ओके, देखो, सेट ऑफ डिफरेंस को समझने के लिए एक आसान तरीका यह है कि तुम इसे एक गेम की तरह खेलते हुए हल कर सकती हो। मैं इसे कैच एंड मैच गेम कहता हूं। वो एक सवाल कॉपी पर उतारते हुए साथ साथ बोल रहा था। उसकी लिखाई बहुत खूबसूरत थी, ऐसे जैसे कोई माहिर खतात लिख रहा हो। मेरा उससे इतने इख्तलाफात होने के बावजूद मुतासिर हुए बिना ना रह सकी। देखो, जिस सेट को पहले लिखते हैं उसका हर एलिमेंट कैच करना है और दूसरे सेट के एलिमेंट से मैच करना है। अगर तो मैच हो गया तो ड्रॉप कर देना है, और अगर मैच नहीं हुआ तो जवाबी सेट में राइट कर देना है। वो सेट के रुकन पर कलम रख के हाथ के इशारे करता हुआ समझा रहा था। वो हर रुकन को फर्जी तौर पर अपनी दो उंगलियों के बीच पकड़ता और दूसरे सेट के अरकान से मैच करता, और अगर मैच हो जाता तो दोनों उंगलियों को खोलकर कहता, ये मैच हो गया, सो इसे ड्रॉप कर दिया। इस तरह अगर रुकन मैच नहीं होता तो वो मतलूबा जवाबी सेट में लिख देता। मेरा हैरान रह गई। उसे आज से पहले कभी किसी ने सेट का डिफरेंस इस तरह नहीं समझाया था। उसे वो सब समझने में एक सेकंड नहीं लगा था, और हैरत की बात थी उसे कोई बोरियत भी नहीं हुई थी। वो खुशगवार हैरत में मुब्तला थी। आहिल सर उठाए उसकी हैरत से खुली आंखों में देखता हुआ पूछ रहा था। हाँ बोलो, समझ आया कुछ? वो बेसाख्ता सरस बात में हिला गई। गुड, चलो अब ये सवाल तुम करके दिखाओ। सेम मेथड को फॉलो करते हुए करना है। वो संजीदगी से कहता हुआ अगले सवाल को कॉपी पर उतार रहा था। मिरहा को अपनी सांस अटकती हुई महसूस हुई। वो तेजी से दिमाग में सारा तरीकाकार दोहरा रही थी। जब उसने उसके सामने कॉपी करते हुए कहा, चलो करो, मिरहा ने मरियल से हाथों के साथ कलम थामा और फिर सवाल हल करना शुरू किया। उसके मुकाबले में उसकी लिखाई निहायत गंदी थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो पहली दफा में ये सवाल हल कर चुकी थी और जवाब भी ठीक था। वेरी गुड, मतलब तुम्हें समझ आ गई है। वो मुस्कुरा रहा था।
उसे भी अनजानी सी खुशी हुई। जहन और दिल से सारा बोझ उतर गया। वो जैसा भी था, बद दिमाग, बदतमीज या मगरूर, लेकिन पढ़ाता वाकई अच्छा था। वो दिल ही दिल में सराहते हुए सोच रही थी। वो अब आगे पढ़ा रहा था और वो इन मार्क्स से ठोड़ी के नीचे मुट्ठी रखे कापी की तरफ मुतवज्जो थी। बाहर लॉन में देखें, आपके बरखुरदार मिरहा को मैथ करवा रहे हैं। आलिया किचन में दाखिल होते हुए गोया हुई तो आंसा जो चूल्हे पर रखी देगची में चम्मच चला रही थी हैरान होकर मुतवज्जो हुई। वो रात के खाने की तैयारी कर रही थी और आलिया शाम की चाय का एहतमाम करने आई थी। मिरहा और आहिल से पढ़ रही है, वो हैरत से ज्यादा लहजे में खुद साख्ता सरगोशी करती हुई पीछे हुई। हाँ, अभी अर्दल ने आकर बताया कि दुआ बता रही है, आज स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा है कि आहिल मिरहा को मैथ करवाए। आलिया हंसते हुए फ्रिज खोलकर दूध बाहर निकालते हुए बता रही थी। आंसा यूं ही खुशगवार हैरत समेत हाथ पूछती हुई चमन में खुलती खिड़की के पास आ खड़ी हुई और मुतजस्सिस होकर बाहर झांका। बाहर का मंजर देखकर उसके लबों पर बेसाख्ता खुशगवार मुस्कुराहट बिखर गई। वैसे आज ये सूरज किस तरफ से निकला था? वो हंसते हुए वापस चूल्हे पर आ गई। आंसा चाय की केतली के नीचे आंच तेज कर रही थी। हाँ, वाकई हैरान तो मैं भी हूं, लेकिन चलो अच्छा ही है, ये काया पलट भी हुई। आहिल की तरफ से इतनी समझदारी और शराफत का मुजाहरा मैं पहली दफा देख रही हूँ। आंसा हंसते हुए सालन में चम्मच चलाने लगी। अरे भाभी, आहिल समझदार है, बस वैसे ही लापरवाह सा बना फिरता रहता है। आलिया उबलते हुए कहवे में दूध उंडेल रही थी। लापरवाह कम, आफत का परकाला ज्यादा है। मेरा बेचारी का सांस सुखाई रखता है, इसीलिए तो वो जो दुबकी फिरती रहती है। आंसा ने अपने ही बेटे को सुना दी। आलिया हंसते हुए चाय कपों में उंडेल रही थी। आहिल का मिरहा को यूं आमने सामने बैठकर पढ़ाना उल्फत मंजिल में सबके लिए हैरान कर देने वाली खबर थी। किचन के अलावा हर तरफ ऐसी ही मिलती जुलती चैमगोइयां हो रही थी। मिरहा और आहिल को यूं इकट्ठे होना सबके लिए खुशगवार हैरत साबित हुई थी, क्योंकि पिछले 3 सालों से सब इस बात को महसूस करते थे कि दोनों में अजीब सी अजनबियत थी और ये सर्द अजनबियत का ज्यादा जिम्मेदार आहिल को ही समझा जाता था। आज तो आहिल और मिरहा की तरफ से ट्रीट होनी चाहिए। खाने के मेज पर वलीद अहमद की इस शरीर जुमले पर आहिल और मिरहा ने एक साथ चौंक कर देखा। उनकी तरफ देखा, वो मुस्कुराहट दबाए नवाला मुंह में रख चुके थे। उल्फत मंजिल के लाउंज से आगे बने इस डाइनिंग हॉल में इस वक्त रात के खाने की रौनक लगी हुई थी। दाल चावल के साथ सलाद और रायता मेज पर सजा था। उल्फत बेगम के अलावा सब छोटे बड़े खाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो अपने कमरे में खाना खाती थी। हमेशा की तरह माहौल खुशगवार था और अब तो एक शरीर बहस छिड़ गई थी। आहिल कभी कभी तो सबके हाथ आता था। सबकी दुर्गत बनाने वाली की दुर्गत बनते देखकर सब लुत्फ उठा रहे थे। उल्फत मंजिल में बात बात पर छोटे बड़े फर्द से जबरदस्ती दावत लेने का रिवाज था, फिर वो चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो, और उसे पॉकेट मनी से सबको एक एक टॉफी ही क्यों ना खिलानी पड़े। सब लोग मीसनी से मुस्कान लिए मिरहा और आहिल को देख रहे थे। मतलब ये खबर आग की तरह उल्फत मंजिल में फैल चुकी थी और अब रात होने तक वलीद और हैदर तक भी पहुंच गई थी। आहिल ने बारी बारी सबकी दबी दबी मायनेखेज मुस्कुराहटों को देखा और फिर हैरत से एक अबरू चुकाए। कोई क्लियर करना पसंद करेगा, मैं और मिरहा किस खुशी में ट्रीट दें? यहाँ चल क्या रहा है आखिर? मुझे मिलीजुली साजिश की बू आ रही है। वो तो हमेशा की तरह अपने शरीर अंदाज में बोलता इस बहस से लुत्फानंदोज होने के लिए तैयार था, लेकिन मिरहा को लग रहा था वो नदामत के मारे जमीन में गिर जाएगी। ट्रीट तो बनती है फिटमैन, सब जानते हैं बचपन से तुम दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है और आज 3 घंटे दोनों एक साथ बैठे रहे। दो दुश्मनों में दोस्ती हुई है, ट्रीट तो बनती है। हैदर ने वलीद का साथ दिया। हैदर आहिल को प्यार से फिटमैन कहते थे, मतलब परफेक्ट आदमी। परफेक्ट और मैन को मिलाकर फिटमैन। सब लोग हैदर की बात पर कहका लगाकर हंस पड़े। मिरहा ने गड़बड़ा कर नवाला बमुश्किल निकला, जबकि आहिल सबके साथ मिलकर हंस रहा था। नो, नेवर एवर। किसने कहा मैं और मिरहा दुश्मन थे या हैं? मिरहा तुम बताओ। आहिल अचानक उससे बराह रास्त मुस्तफसर हुआ। वो जो पहले से ही हवन्नक बनी बैठी थी, गड़बड़ा कर पहले आहिल
और फिर सबकी तरफ देखने लगी। चलो, देखा, साबित हो गया। आलिया ने खिलखिलाकर बहस में हिस्सा लिया। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये काया पलट हुई कैसे? सूरज और चांद इकट्ठे कैसे हो गए? माया ने भवें इकट्ठी किए हैरत जाहिर करते हुए पूछा। अर्दन फौरन अर्दल फौरन निवाला निकलकर वजाहत देने लगा। आज मिरहा की प्रिंसिपल ऑफिस में खूब क्लास हुई और फिर सजावार ठहराया गया आहिल वलीद कि चलो भाई अपनी जहानत का सबूत दो। अर्दल लहक लहक कर बता रहा था। वो हमेशा यूं ही आधी अधूरी बात करता था। हैदर जो बगौर उसकी बात सुन रहे थे घूर कर पेशानी पर बल डाले बोले, तुम्हारी बात का कोई सर पैर भी होता है? समझ ही नहीं आया कि क्या कह गए हो। मैं बताती हूँ बाबा। रिदा ने फौरन हाथ खड़ा किया और फिर अपनी तीखी आवाज में हाथ के इशारे करते हुए बोलने लगी। मेरा आपी के सारे टेस्ट बुरे हुए हैं। प्रिंसिपल ने आहिल भैया को मिरहा आपी को पढ़ाने के लिए कहा है। सबने बैक वक्त मिरहा की तरफ देखा। उसका सर मजीद झुक गया। एक सेकंड के लिए खामोशी हुई, क्योंकि राहत भी कुछ नादम और सोगवार सी हो गई थी। सबको अचानक मिरहा की नदामत का एहसास हुआ। वो एहसास भी तो बहुत थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। वलीद अहमद तो खास तौर पर दो बेटियां होने के बावजूद भांजी से वलहाना मोहब्बत करते थे। पिछले 3-4 सालों में उसे यूं ही हथेली का छाला बनाकर ट्रीट किया जाता था। माया, दुआ और रिदा को डांट पड़ जाती थी, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता था। अब भी जब सबको मिरहा के संजीदा और नादब होने का एहसास हुआ तो माहौल पल भर के लिए सोगवार हो गया। हैदर ने जल्दी से पहलू बदलते हुए बात को बदला। तो फिर ये सारी की सारी ट्रीट आहिल की तरफ ही जाती है। वैसे भी ये फिटमैन आए दिन किसी ना किसी को घेरे ही रखता है। अब हाथ आया है ना बच्चू। हैदर ने अगले ही पल माहौल में हंसी के शगुफे छोड़ दिए और अब सब लोग हंस रहे थे। अब सबकी तोपों का रुख आहिल की तरफ था। वो बर्जिस्तगी से सबकी बातों का जवाब दे रहा था। बार बार मिरहा की तरफ देख रही थी, जो अब भी सर झुकाए बैठी थी। रात भर वो रोती रही थी। आहिल ने आखिर उल्फत मंजिल के हर फर्द तक ये बात पहुंचा ही दी थी। बात बहुत देर यूं ही दबे दबे आंसू बहाने के बाद न जाने कब नींद गालिब आ गई। मौसीकी की धमधम कमरे में गूंज रही थी। हल्के नीले रंग के पेंट शुदा दीवारों पर अजीबो गरीब साइंटिफिक पेंटिंग्स लगी थी। बेड के सामने सोफा और एक तरफ बालकनी में खुलती खिड़की की दीवार के साथ कंप्यूटर का मेज था। मुखालिफ तरफ किताबों की अलमारी थी, जिसमें अनगिनत किताबें तरतीब से रखी हुई थीं। अलबत्ता करीब ही स्टडी मेज पर बहुत सी किताबें बिखरी हुई थीं। वो कंप्यूटर मेज के सामने घूमने वाली कुर्सी पर बैठा था। हमेशा की तरह टी शर्ट और जीन्स में मलबूस और बिखरे बालों के साथ लाओबाली और बेहाल सा हुलिया लिए, कानों पर हेडफोन्स लगाए और हाथ गेमिंग पैड पर जमाए वो पूरे इन्हमाक से मॉनिटर स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। ये उसका कमरा था, बिल्कुल उस जैसा। कहीं हर चीज से तरतीब झलक रही थी और कहीं बेतरतीबी ही बेतरतीबी थी। वो खुद भी ऐसा ही था। कभी बहुत तरतीब और सलीके से चलता और कभी सब कुछ बखेर देता। हुलिया तो हमेशा यूं ही होता, बिखरा बिखरा सा। शायद वो जानता था वो इस हालत में सब सजे संवरे लड़कों को भी मात देता है। वो इतनी तेज आवाज में मौसीकी सुन रहा था कि इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। कुछ देर पहले आंसा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसे तब भी खबर नहीं हुई थी। वो आई और दूध का गिलास मेज पर रखकर एक तासुफ भरी निगाह उस पर डालकर नफी में सर हिलाती वापस चली गई। और फिर जब कुछ देर बाद वलीद अहमद उसके कमरे में आए और उसी की कुर्सी के पीछे आ खड़े हुए, उसे तब भी खबर नहीं हुई। वो इस वक्त नाइट ट्राउजर शर्ट में मलबूस थे। लंबे कदकाठ और ग्राइंडल जसामत वाले वलीद अहमद आज भी खूबरू और जाज़बे नजर दिखाई देते थे। घनी मूछें और दरमियानी तराशीदा शेव उनके चेहरे को रूप बख्शती थी। वलीद अहमद ने आहिस्तगी से उसकी कुर्सी के पुश्त पर हाथ रखे और फिर उसके कानों पर से हेडफोन्स उतारने लगे। वो झुंझुला कर पलटा। अर्दल नहीं करो यार। वो समझा अर्दल होगा, लेकिन अपने पीछे खड़े वलीद को देखकर सरस से सर झुकाया और फौरन कंप्यूटर पर हाथ मारता हुआ उठ खड़ा हुआ।
गेम समेत मौसीकी सब कुछ बंद हो गया और कंप्यूटर की स्याह स्क्रीन नजर आने लगी। तो ये पढ़ाई हो रही थी? वलीद अहमद ने अबरू उचकाए पूछा। वो जो सहम कर डरने की मसनूई अदाकारी कर रहा था मुस्कुराया और शरारत से आंखें नचाई। वलीद अहमद को अपने बच्चों के साथ बहुत दोस्ताना रवैया था। वो बहुत ठंडी तबीयत के इंसान थे, इसीलिए लोग कहते थे कि आहिल अपने अब्बा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या हुआ, आज ये सख्त वाले अब्बा क्यों बन रहे हैं? वो लाड से बोला। ज्यादा मस्के मत लगाओ, मैं देख रहा हूँ आजकल ये कंप्यूटर का इस्तेमाल कुछ ज्यादा हो गया है और पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। नाहम के अच्छे ग्रेड का रिकॉर्ड वहीं कहीं रह जाएगा। वलीद ने हत्तुल मकान संजीदा रहने की कोशिश की, मगर वो भी अपने नाम का एक था। ऐसी ऐसी शक्लें बना रहा था कि वो मुस्कुराए बिना न रह सके। आप बहुत यंग हैं बाबा, आप पर ये खड़ूस अब्बा वाली एक्टिंग नहीं जचती। वलीद अहमद हंस पड़े तो वो शरारत से आगे बढ़ा और दोस्ताना अंदाज में उनकी गर्दन के गिर्द बाजू हाइल कर दिए। देखा, यंग कहने से कैसे ब्लश करते हैं आप। बता दें क्या चक्कर है? वो शरारत से छेड़ता उनके गले में बाहें डाले झूल गया। वो हंसते हुए इसकी गर्दन को काबू में करते हुए झुके। अपने अब्बा को छेड़ता है, कोई शर्म है? वो हमेशा की तरह खिलखिला दिया और फिर फौरन छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वलीद अहमद ने गर्दन के गिर्द ऐसी गिरफ्त रखी हुई थी कि वो बहुत देर कोशिश के बाद भी खुद को ना छुड़ा सका, तो हाँफते हुए हार मान ली। बाबा बस, बाबा बस। वलीद अहमद ने उसकी गर्दन को छोड़ा और सीधे हुए। सांस उनकी भी फूल रही थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था, लेकिन वो हंस रहे थे। आहिल बिगड़े तनफुस समेत बेड पर बैठ गया और हंसते हुए मसनूई खफगी से उनकी तरफ देखा। बाबा, आप तो मेरे मजाक को दिल पर ही ले गए। मजाक के बच्चे, तुम क्या समझते हो अपने बाप को हरा दोगे? बच्चू, हम लोग अच्छी खुराक पे पले बढ़े हैं, तुम लोग ये बर्गर पिज्जे खा खा कर खोखले हो गए हो। वलीद अहमद उससे बात करते हुए बेड के किनारे पर उसके साथ बैठ गए। वो सर झुकाए हंसते हुए सर हिला रहा था। अच्छा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया था। वलीद अहमद ने संजीदा होते हुए तमहीद बांधी, तो वो भी गर्दन मोड़कर मतवज्जो हुआ। तुम्हारे कमरे में आने से पहले मैं राहत के कमरे में था। वो मिरहा को लेकर बहुत परेशान है। मुझे तुमसे ये कहना था कि मिरहा को लगन से पढ़ाना बेटा। वो संजीदगी से कहते उम्मीद भरी निगाहें उसकी निगाहों में गाड़े हुए थे। वो उनके चेहरे को बगौर देख रहा था, जहां एक तलाक याफ्ता बहन के लिए बहुत फिक्र थी। दरअसल राहत उनकी लाडली बहन थी। उम्रों में कम फर्क होने की वजह से दोनों में खूब जमती थी, लेकिन जिंदगी की सितम जरीफी ने आज ये दिन दिखाए कि उनकी लाडली बहन दुनिया भर के गम समोए उनके घर आ बैठी। बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं उस चश्माटू से लाख इख्तलाफात होने के बावजूद उसे दिल से पढ़ाऊंगा। वैसे मुझे वो दबू सी मस्कीन सी मिरहा अच्छी नहीं लगती, लेकिन सिर्फ फुप्पो की खातिर मैं उसे पढ़ाने की हामी भरी थी। वो हमेशा की तरह सीधी बात कर गया था, लेकिन वलीद ने फौरन पेशानी पर शिकन डाले उसे टोका। गलत बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम उसकी सिचुएशन को समझो। वो वो जो कुछ वो अपनी लाइफ में फेस कर रही है वो तुम नहीं कर रहे हो। उसकी फैमिली टूटी है, वो बिखर गई है, कभी अपनी मम्मा के पास तो कभी बाबा के पास। वलीद उसे ठहरे लहजे में समझा रहे थे और वो वाकई निहायत शर्मिंदा हुआ। और आज पहली दफा वलीद के एहसास दिलाने पर उसे लगा वो कितना गलत था। मेरा अजीब नहीं है, वो तो हालात की मारी हुई सहमी सी लड़की है। उसे हम सब की प्यार की जरूरत है। पहले जब तुम उसे बहुत तंग करते थे तो मैं तुम्हें कुछ कह तो नहीं सकता था, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। वलीद की बात पर वो लब भींच कर सर हिलाने लगा। उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वलीद कुछ देर यूं ही बैठे उसे समझाते रहे और फिर जब वो उठकर गए तो वो दिल में इस बात का तहैया कर चुका था अब कभी मिरहा को तंग नहीं करेगा। वो दबू सी मस्कीन सी परेशान हाल चश्माटू अब उसे दुनिया की सबसे ज्यादा काबिले रहम हस्ती लगने लगी थी। हाई स्कूल की इमारत धूप की तमाजत में चमक रही थी। सुनहरी चमकती किरणें सीधी सबज घास वाले मैदान पर पड़ रही थी। आज तो बड़ा खुला और निखरा निखरा दिन था। सरसराती हवा कतार में लगे दरख्तों के पत्तों को भी सरसराने पर मजबूर कर रही थी।
इन्हीं सरसराते दरख्तों के नीचे लगे बेंच पर वो दोनों बैठी थीं। स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस, दुबली पतली, नाजुक अंदाम, बड़े बड़े चश्मे लगाए मिरहा और कुछ मोटी जसामत वाली हिरा। मेरा हाथ में एक टेस्ट पेपर पकड़े बैठी थी। दिखाओ जरा मुझे। हिरा ने झपट कर उसके हाथ से टेस्ट खींचा। वो जो अपनी टेस्ट हाथ में लिए हैरतजदा सी बैठी थी, सारा की टेस्ट खींचने पर होश में आई। सारा भी उसका टेस्ट पकड़े हैरतजदा सी देख रही थी। सेट के पूरे सबक का टेस्ट था और उसने 50 में से पूरे 50 नंबर हासिल किए थे। उसे आहिल से मैथ करते अभी 4 दिन ही हुए थे और उसने इन 4 दिनों में उसे सेट की छोटी से छोटी बात भी समझा दी थी। वो भी भरपूर दिलजमी से पढ़ रही थी, क्योंकि आहिल से पढ़ने के बाद वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों फिर से प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े हों। वाओ, आई कांट बिलीव दिस मेरा, हिरा ने हैरत से आंखें झपकाते हुए कहा। यकीन तो उसे भी नहीं आ रहा था, मगर आहिल की जहानत और उसकी मेहनत रंग लाई थी। मिस मरियम ने टेस्ट में जो एक सवाल अपनी तरफ से दिया था, पूरी क्लास में एक वो थी जो उसे हल कर पाई थी। मिस मरियम ने उसमें कॉम्प्लीमेंट सेट और ए सेट देकर यूनिवर्सल सेट का पूछा था। उसका टेस्ट जब वापस मिला तब मिस मरियम बहुत खुशगवार हैरत में मुब्तला थी। उन्होंने इसे प्यार भी किया था। वो यूं ही हैरत ज़दा सी टेस्ट पकड़े अपनी दोस्त हीरा के हमरा बाहर आ गई थी। कमाल है ये तो मिरहा, मुझे भी तुम्हारे कजन से पढ़ना है। हीरा की बात पर वो गहरा खुशी भरा सांस खारिज करते हुए गर्दन को कड़ा चुकी थी। जिंदगी में पहली बार उसके किसी टेस्ट में पूरे नंबर आए थे और यह सब आहिल की वजह से हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी, हाथ से ऐनक को नाक के ऊपर चढ़ाती, गर्दन अकड़ाकर इर्द गिर्द देखती मुस्कुरा रही थी। उसे सब अच्छा लग रहा था। बहुत अरसे बाद खुद पर प्यार आया था। हीरा ना जाने उससे क्या बातें कर रही थी, वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। उसे बस उसका मुंह हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। आहिल वलीद उसकी गुड बुक में सबसे निचले दर्जे से कुछ दर्जे ऊपर आ गया था। वो उससे अब भी घबराती थी, कतराती थी, डरती थी, लेकिन अब वो उसकी नजर में इतना बुरा नहीं रहा था जितना बचपन से था। आज मुतला अभरआलूद था। सरमई से बादल छा रहे थे। ठंडी मीठी से मसहूर कुन हवा चल रही थी। अप्रैल में यह मौसम निहायत खुशगवार था। उसे आहिल से हिसाब पढ़ते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और नतीजा निहायत अच्छा था। उसके क्लास टेस्ट अच्छे होने लगे थे। उसे हिसाब के मुश्किल सवाल भी समझ आने लगे थे। ये सब आहिल की जहानत और उसकी मेहनत का जादू था। वो पढ़ाता ही ऐसा था। सवाल को पकड़ता, उसको एक गेम बनाकर झट से हल कर देता था। मेरा जिसको पहली जमात से 7वीं जमात तक रियाजी एक निहायत बोर कर देने वाला मजमून लगता था, अब दिलचस्प लगने लगा था। उसकी आहिल के बारे में राय मजीद बदलने लगी थी। वो अब बाकी सब घर वालों की तरह उसे बददिमाग, बदतमीज या मगरूर नहीं कहती थी। हाँ, लेकिन उसका दिमाग ज़हीन होने के साथ साथ थोड़ा सा खिसका हुआ जरूर था। उसकी शरारतें बाजुका जानलेवा होती थीं, जिनसे वो अभी भी कतराती थी। वो अब शाम होते ही शौक से किताबें लेकर नीचे आ जाती थी। आज भी जब वो मामूल के किताबें उठाई चमन में आई तो आहिल के साथ साथ दुआ, माया, रिदा, अर्दल भी वहीं मौजूद थे। वो सब लूडो खेल रहे थे। खूब हल्ला गुल्ला लगा हुआ था। घर की मुलाजमा भी पास खड़ी इश्तियाक से ये सब देख रही थी। वो जैसे ही चमन में दाखिल हुई, सब एक साथ उसकी तरफ मतवज्जो हुए। दुआ ने उसके हाथ में किताबें देखी तो मुस्नुई खफगी से गोया हुई। अरे मिरा, आज भी पढ़ना है क्या? देखो क्या कैसा प्यारा मौसम हो रहा है। चलो किताबें रख कर आओ, खेलते हैं। वो थोड़ा झिझकी और चोर अखियों से आहिल की तरफ देखा। दुआ इसकी झिझक समझ गई थी। हाथ झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं कहता आहिल, कहकर तो देखे। वो हाथ नचाती रोब से उस तक आई और फिर उसके हाथ से किताबें छीनकर पास खड़ी सुमेरा को आवाज दी। बात सुनो सुमेरा, ये मिरहा की किताबें वापस कमरे में रखाओ। सुमेरा घर की मुलाजमा थी। 19 साल सुमेरा मुस्कुराई और भागती हुई करीब आई। दुआ ने हवन्नक बनी खड़ी मिरहा को खफगी से घूरा और किताबें सुमेरा को पकड़ा दी। वो उसका हाथ खींचती हुई बाकी सब तक ले आई, जो शायद किसी बात पर झगड़ रहे थे। चीटिंग है, ये चीटिंग है, 100% चीटिंग है। मैं नहीं मानता इस खेल को। आहिल हाथ उठाकर जोर जोर से चीख रहा था। वो सामने बैठी माया से झगड़ रहा था, जो अपनी एक गोट के घर पहुंच जाने पर बाजिद थी। लेकिन आहिल इस बात से इनकारी था। उसकी तवज्जो अब तक मिरहा पर नहीं गई थी।
मेरा कुछ घबराई और जुज्बुज सी खड़ी थी। आहिल से कोई बईद नहीं थी, उसे देखते ही कह देता, मैं पूरी लूडो उल्टा दूंगा वरना अपनी गोट वहीं वापस रखो। आहिल ने उंगली का इशारा करते हुए माया से कहा, जो उसे मुंह चढ़ा रही थी। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, तुम अब हारने वाले हो तो इसलिए तमाशे पर उतर आए हो। माया ने उसे उल्टा गुस्सा दिखाते हुए कहा। चमन में हवा आहिस्ता आहिस्ता धुंध हो रही थी। अब सबके बाल उड़ने लगे थे। हाँ, मैं इस बात में माया के साथ मुत्तफिक हूँ। आहिल जब हारने लगता है गेम ही खत्म कर देता है। ये उसकी बचपन की बुरी आदत है। अरदल ने सर हिलाते हुए ऊंची आवाज में माया की बात की तायीद की। आहिल ने घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर लूडो का एक कोना पकड़कर झटका दिया। लूडो उछली और सारी की सारी गोट पल भर में इधर उधर बिखर गई। सब एक साथ चीख उठे, ये क्या बदतमीजी है भाई।